नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा बेटा पागल था। मैंने उसकी शादी एक गरीब परिवार की लड़की से कर दी जो अनाथ थी। मैंने उस लड़की का बहुत ख्याल रखा और मैंने उसे बहुत प्यार दिया क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पागल बेटा उसे रात भर सताता है। लेकिन वह इतनी सीधी लड़की थी कि अब वह गर्भवती थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसे अपने साथ सुलाना शुरू कर दिया। एक रात जब मेरी आँख खुली तो मुझे अपनी बहू कहीं नहीं दिखी। मैं दौड़कर अपने बेटे के कमरे की तरफ गई और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने बड़ी मजबूरी में यह कदम उठाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैं अपने घर में शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी, लेकिन मेरी बड़ी बहू ने मुझे एक ऐसी बात कह दी कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह अपनी 4 साल की बेटी से बात कर रही थी। वह बहुत गुस्से में मेरा हाथ पकड़कर मेरे कमरे में दाखिल हुई। वह अपनी तीखी निगाहों से मुझे देख रही थी और बोली, आज मैंने अपने पति दिनेश से कह दिया है कि हम यह घर छोड़ देंगे। मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ तुम्हारा पागल बेटा रहता है। मैंने कहा, क्या हुआ शिवानी, तुमने आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। वो बोली, मेरी 4 साल की बेटी से पूछो उसके पागल चाचा उससे क्या कह रहे थे। मुन्नी ने जो बताया वो सुनकर मेरे सिर पर जैसे बादल छा गए। मैं टूट गई और उससे कहा, भगवान के लिए शिवानी तुम ये घर मत छोड़ो। मैं नीरज के लिए कुछ इंतजाम करूंगी। 1 माह से उसका बच्चा मत छीनो। वो पहले से ही अपना होश खो चुका है और अगर तुम दिनेश के साथ चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। देखो शिवानी, तुम फिर से गर्भवती हो, तुम्हें बच्चा भी होने वाला है। भगवान ना करे कि तुम्हारे घर में नीरज जैसा बच्चा पैदा हो। तुम्हें कभी ये तकलीफ़ ना झेलनी पड़े जो मैं सुबह शाम बर्दाश्त करती हूँ। मेरी बात सुनकर शिवानी डर गई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, लेकिन अब जो भी करना है जल्दी करो, वरना मैं सच में ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। मुझे थोड़ा समय मिल गया था। अब मैंने सोच लिया था कि नीरज के मामले को कैसे निपटाना है। मैं सारी रात सोचती रही और इस पूरे मामले का एक ही हल था कि मैं नीरज की शादी कर दूं, पर उसके लिए बीवी कहाँ से लाऊं? कौन अपनी बेटी पागल लड़के को देगा? सुबह जब मैं कमरे से बाहर आई तो शिवानी मुंह फुलाए बैठी थी। मैंने आगे बढ़कर कहा, क्या बात है शिवानी, क्या हुआ? वो बोली, नीरज के बारे में क्या सोचा है? मैं उसके पास जाकर बैठ गई और कहा, तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए? शिवानी बोली, इससे तो अच्छा है कि वह पागल हो जाए और उसे तो सबक सिखाना चाहिए। घर में छोटी बच्ची है और फिर दूसरा बच्चा भी आने वाला है। ऐसे में पागल के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने कहा, चिंता मत करो, मैंने नीरज के बारे में सोचा है। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर नीरज के ठीक होने के चांस होते तो मैं यह कड़वा घूंट पी लेती, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। तो मैं अपने कोख से पैदा हुए बच्चे को कैसे अपने से दूर कर सकती हूँ? मैं नीरज की शादी करूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू हंसने लगी और ताली बजाने लगी। बोली, जाओ पागल बेटे से बात करो। पागल से कौन शादी करेगा? मुझे उसका लहजा पसंद नहीं आया। मैंने कहा, मेरे पति अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपये छोड़ गए हैं। अगर नीरज की शादी हो जाए तो मैं उसकी शादी करवा दूंगी। अगर कोई लड़की शादी नहीं करेगी तो मैं उसके लिए पत्नी खरीद लूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू चुप हो गई। मुझे सब समझ आ गया था कि शिवानी यह सब क्यों कह रही थी और वो बस यही चाहती थी कि नीरज को जल्दी से जल्दी रास्ते से हटा दिया जाए। वह सारी प्रॉपर्टी अपने पति के नाम करवा ले और वो प्रॉपर्टी बेचकर यह देश छोड़कर दुबई चले जाए। और जब से वह शादी करके मेरे घर आई थी तब से ही जिद कर रही थी कि दिनेश हम दुबई चले जाएं, लेकिन दिनेश नहीं माना। एक तो नीरज बीमार था, अब वह सारी प्रॉपर्टी बेचकर नहीं जा सकता था। दोनों भाई बराबर के हकदार थे। शिवानी चाहती थी कि नीरज पागल हो जाए और फिर सब कुछ उसके पति के हवाले हो जाए। खैर, अब मैंने भी तय कर लिया था कि मैं किसी भी तरह से शिवानी को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि नीरज की शादी करवा देती हूँ। किसी गरीब लड़की का भला होगा। जिस प्रॉपर्टी पर इस बदतमीज शिवानी ने यह सब करने का फैसला किया है, इस मामले में मेरी मंशा बिल्कुल साफ थी। खैर, मैंने अपनी नौकरानी से कह दिया था कि मुझे एक गरीब घर की लड़की चाहिए। मैं नीरज की शादी करना चाहती हूँ। मेरी नौकरानी भी हैरान हो गई। वो बोली, दीदी आपको क्या हो गया है? आपको पता है कि नीरज सर की तबीयत ठीक नहीं है, फिर उनसे शादी कौन करेगा? मैंने कहा, मुझे पता है कि गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है। आप बस ऐसा करो, अपने जान पहचान वालों के घर जाकर ये बात फैला दो कि मालकिन का बेटा है जिसकी वह शादी कराना चाहती है वह पागल है। वह मान गई। 3-4 दिन बाद मेरी नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, मालकिन आप बड़ी दूरदर्शी हैं। मैंने कहा, अरे कैसे? नौकरानी ने मुझसे कहा कि उसकी एक पड़ोसन है, अब वह उसकी अनाथ बेटी की शादी कराना चाहती है। मैंने उसे बताया कि मालकिन का बेटा पागल है तो वह बोली, मैं मान गई। कम से कम मेरी बेटी को 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। और यहाँ वह सुबह शाम अपने भाइयों के जूते साफ करती है और भाभीियों के ताने सुनती है, तब कहीं जाकर उसे रोटी मिलती है। यह सुनकर मुझे उस लड़की की चिंता हुई। मैंने कहा, ठीक है, आज तुम मुझे उसका पता दोगी
शाम को हमें उसके घर ले चलो। नौकरानी ने लड़की के घर वालों को पहले ही बता दिया था। शाम को मैं घर में किसी को बताए बिना नौकरानी के साथ निकल गई थी। हम दोनों लड़की के घर गए। मुझे भी एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। मैं लड़की की माँ से बात करने लगी कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उसके लिए एक पत्नी चाहिए थी। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, धन सुख ऐसी हर चीज़ आपकी बेटी को मिल जाएगी। बस एक चीज़ है कि अगर मेरे बेटे को कोई साथी मिल जाए तो मुझे भी सुकून मिलेगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया में अकेला नहीं है। वो औरत की आंखों में आंसू थे और वो बोली, मैं आपकी बात अच्छे से समझ सकती हूँ। एक बच्चे के दुख और उसकी तकलीफ़ से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मैंने कहा, आप अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर आइए। जब दिया को मेरे सामने लाया गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी उम्र भी कम थी। उसकी उम्र करीब 18-19 साल रही होगी। उसके चेहरे से मासूमियत टपक रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। वो थोड़ी देर मेरे पास बैठी रही और फिर उठकर चली गई। तभी दिया के दोनों भाई आकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि आप हमारी बहन का रिश्ता मांगने आए हैं। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरा बेटा मानसिक रूप से कमज़ोर है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी बहन जवान है और खूबसूरत भी है। हम अपनी बहन का रिश्ता आपके पागल बेटे के लिए कैसे दे सकते हैं। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि आपकी मर्जी नहीं है। तब दिया के बड़े भाई ने कहा, मैं बस बाहर गली से गुजर रहा था और मैं अंदर आया हूँ। आपकी बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी है जिससे आपकी हैसियत का साफ पता चलता है। क्या तुम मेरी प्यारी बहन को ऐसे ही ले जाओगे? मैंने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? दिया के छोटे भाई ने कहा, आप हमें हर महीने कुछ पैसे दे दिया करो क्योंकि माँ बीमार है और हम दोनों भाई भी ज़्यादा नहीं कमाते हैं। माँ के लिए दवा ले आएंगे। मैंने कहा, हाँ बताओ कितनी रकम चाहिए? तब दिया के बड़े भाई ने कहा, हर महीने 10,000 दे दिया करें और अगर तुम्हारे पास लाखों रुपये हैं, कार है, तो बेहतर है कि घर दिया का हो, लेकिन उसमें हम रहेंगे। मैंने उनकी यह सब बात मान ली थी। मैंने कहा कि मुझे सब कुछ मंजूर है, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ। दोनों भाई हैरान हो गए। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि अगर आप हमें किसी व्यवसाय में अच्छी नौकरी दिला सकते हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा, ठीक है, आपका यह काम भी हो जाएगा। और मैंने कहा, अगले संडे के दिन मैं दिया को दुल्हन बनाकर ले जाऊंगी। उन दोनों भाइयों के चेहरे से साफ पता लगाया जा सकता था कि वो कितने खुश हैं और उनकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो। उन दोनों के जाने के बाद दिया की माँ बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे किसी तरह का कोई लालच नहीं है, पर ये मेरे बेटे हैं और ये मेरी बेटी को सोने की मुर्गी समझते हैं और उन्हें लगता है कि दिया इनके पास रहेगी तो सोने की अंडे देगी और बाहर जाएगी तो सोने के भाव बिक जाएगी। और यहाँ घर पर तो अपनी बीवियों के काम कराते थे और अब जब बहन चली जाएगी तो दोनों उससे पैसे कमाएंगे। दिया को तो बेच दिया है। यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं जानती हूँ अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। दिया की माँ चुप हो गई। मैं घर गई और दिनेश से पूछा। जब मैंने उसे बताया कि मैंने नीरज की शादी करने का फैसला किया है तो वो बहुत हैरान हुआ और बोला, माँ आप ये क्या कह रही हैं? तो मैंने उसे बताया कि लड़की की माँ भी इस रिश्ते के लिए राजी है। लड़की बहुत प्यारी है और उसकी उम्र भी कम है, नीरज को खुश रखेगी। तो दिनेश कहने लगा, माँ वो लड़की नीरज को खुश रखेगी, पर उस लड़की का क्या होगा? क्या नीरज उसे खुश रख पाएगा? ये वही सवाल था जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई थी। मैं चुप हो गई और उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे नहीं पता था कि शादी होने के बाद क्या अंजाम होगा, पर उस लड़की का मासूम चेहरा देखकर मुझे पता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक साधारण सी शादी हुई और मैं दिया को विदा करके मैं अपने घर ले आई। वो बहुत ही चुप रहने वाली लड़की थी। नीरज नजरें झुकाए बैठा था। मैंने उसे नीरज कहकर पुकारा। जब मैं दिया को कमरे में छोड़कर आई तो वो मुझे डरी हुई नज़रों से देखते हुए बोली, आंटी मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा? उसके सवाल से मेरा दिल टूट गया। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं कुछ बुरा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं नीरज को जानती थी और उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं अपने कमरे में आ गई और फिर मैंने पूरी रात आंखों ही आंखों में बिताई थी। सुबह जब मैं उठी और नीरज के कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि नई नवेली दुल्हन का चेहरा लाल था। मैंने दिया से पूछा, ये सब क्या है? उसने रोते हुए नीरज की तरफ इशारा किया। मेरा दिल टूट गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैंने उसे सांत्वना दिया और कहा, चिंता मत करो, नीरज ठीक हो जाएगा। मेरा नीरज ऐसा नहीं है। उस लड़की ने सिर हिलाया और फिर वो किचन में चली गई और पूरे घर के लिए नाश्ता बनाने लगी। मैंने उसे रोका। मैंने कहा, ये तुम्हारा करने का काम नहीं है। घर में नौकरानी है, वो ये सब काम कर देगी, तुम बस आराम करोगी और खाओगी पियोगी। दिया मुस्कुरा दी थी। अभी 1 घंटा ही बीता था कि दिया की दोनों भाभियां नाश्ते की ट्रे हाथ में थामे हमारे घर आ गई थी। बड़ी हैरानी से घर को हर तरफ से देख रही थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर उन्होंने दिया को देख लिया तो हंगामा मचा देंगी, पर मुझे हैरानी तब हुई जब उन्होंने दिया से उसके चेहरे के बारे में एक बार भी नहीं पूछा।
वो तो बस अपने लालच में पल रही थी। वो बोली, तुम्हारी सास हमें क्या तोहफा देंगी, हम नाश्ता लेकर आए हैं। मैंने सब सुन लिया था, पर मैंने जता दिया कि मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ। खैर जब वो दोनों जानने लगी तो मैंने एक लिफाफे में कुछ पैसे रखे और उन्हें दे दिए। मुझे पता था कि वो इसी के लिए आई हैं। मेरी बहू शिवानी बहुत खुश होकर मुझसे बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि नीरज की शादी करोगे तो ऐसा ही होगा। अब इस लड़की का यही हश्र रोज होगा। दिनेश भी कह रहा था कि मम्मी आपने नीरज की शादी करके अच्छा नहीं किया। तभी दिया बोली, आप दोनों को मेरे पति के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, और जो भी हो मेरे पति हैं और मैं उनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने को तैयार हूँ। ये सुनकर जहाँ वो दोनों दंग रह गए, वही मैं भी हैरान थी। अब ये रोज़ की बात हो गई थी। ये एक रूटीन बन गया था। रोज़ सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकलती तो उसके चेहरे पर रात का दर्द साफ दिखाई देता था। मैंने एक दो बार नीरज को समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि अगर तुम अपनी बीवी को मारोगे तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। अगर वो चली जाएगी तो तुम्हें फिर से अकेलेपन महसूस होगा। तो नीरज बहुत गुस्सा हो गया और सामान फेंकने लगा और कहने लगा कि उसे कोई नहीं ले जा सकता। मैं नीरज से कहती कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे गुस्से से डरकर भाग जाएगी, लेकिन नीरज मेरी बात सुनता ही नहीं था और कानों में हाथ लगाकर सॉरी बोलता। लेकिन उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे डर था कि कहीं दिया घर छोड़कर ना चली जाए, इसलिए जब भी नीरज दिया पर हाथ उठाता तो मैं उसके परिवार को दोषी ठहराती। मैं उनको गिफ्ट भेजती, कभी फ्रिज खरीदती तो कभी टीवी दे देती। मैंने उनके घर में एसी भी लगवा दिया। मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि दिया अगर अपने घर वापस जाना भी चाहे तो उसकी लालची भाभी उसे मेरे पास ही रहने दें, उसे यहाँ रहने के लिए मजबूर करें। दिया चुप रही, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखती। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, दिया तुम्हें क्या हो गया है? वो फूट फूट कर रोने लगी और बोले, आंटी मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार हूँ। मैं आपको नहीं बता पा रही थी, कहीं आप ये ना कह दें कि उनके घर वालों ने बीमार लड़की हमें दे दी है, पर पिछले कुछ दिनों से मुझे उल्टियाँ और चक्कर आ रहे हैं। दिया की बात सुनकर मुझे कुछ महसूस हुआ, मुझे शक हुआ और मैंने कहा, नीरज क्या वो कभी तुम्हारे पास भी आया था? इस पर उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, लगता है तुम पेट से हो। जब मैं दिया को डॉक्टर के पास ले जाने लगी तो वो बोली, आंटी मुझे अपनी भाभी के डॉक्टर के पास जाना है। मेरी भाभी हमेशा बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाती थी और मैंने सोचा कि जब भी ऐसी खबर मिलेगी तो मैं भी उसी डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी भाभीयों से पूछना चाहती हूँ, मैं आपको भी उसी डॉक्टर के पास ले चलूँगी। आप इस बात की चिंता मत करो। मेरी बात सुनकर दिया की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, आंटी ये मेरी छोटी सी इच्छा है, अगर आप मान जाओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। कौन जाने भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए और मुझे सच में खबर मिले कि मेरी बहू हमारे घर का वारिस देने वाली है। मैं दिया को डॉक्टर के पास ले गई और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वह कहने लगी कि ये सच है कि दिया गर्भवती है। फिर ये हुआ, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। मैंने अपने बहू का माथा चूमते हुए कहा था, दिया तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम मेरे घर में वारिस को जन्म देने वाली हो। अब मैं नीरज के हिस्से की सारी संपत्ति अपने वारिस के नाम कर दूंगी। मैं अपने बेटे का हिस्सा अब मैं किसी को नहीं लेने दूंगी जो उसे पागल खाने भेजना चाहते थे। दिया ने सर हिलाकर हामी भर दी थी। मेरी बहू ना तो पैसों की लालची थी और ना ही संपत्ति की। वह बहुत सीधी सादी लड़की थी। उसके घर वाले ही उससे पैसे कमा रहे थे। दिया इस दुनिया में सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए थी, लेकिन नीरज उस पर हाथ भी उठाता था। मुझे इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए। मुझे एक ही उपाय सूझा कि मैंने दिया को अपने कमरे में सुला दिया। तब नीरज ने इस बात पर बहुत हंगामा मचाया था कि बच्चा होने तक तुम मेरे साथ रहोगी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानने वाली थी। मैं अपनी बात पर अड़ी रही और धीरे धीरे नीरज को भी सब्र आ गया। एक दिन दिया बहुत परेशान थी। वो बैठी हुई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, क्या बात है दिया? ये कहते हुए दिया फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि शिवानी भाभी कह रही थी अपने बच्चे को गिरा दो, क्योंकि पागल आदमी का बच्चा भी पागल होगा। इतना कहकर वो मुझसे लिपट गई और कहने लगी, कहीं मेरे बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। शिवानी तुमसे जलती है क्योंकि उससे पहले तुम घर में वारिस को जन्म देने वाली हो। मैंने दिया से कहा। मैंने उसको बहुत सांत्वना दिया, लेकिन मेरा खुद का दिल बेचैन हो गया था। अब मुझे शिवानी से बहुत खतरा महसूस हो रहा था। मुझे डर था कि कहीं शिवानी दिया के बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने घर में आदेश दे दिया था कि दिया शिवानी के सामने खाना नहीं खाएगी। खाना बनने से पहले ही चुपके से दिया के कमरे में खाना भेज दिया जाता था, लेकिन फिर भी मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा था। मैंने एक उपाय निकाला कि मैं पहले ही नीरज की सारी संपत्ति दिया के नाम कर दूं, क्योंकि उसे दिया के बच्चे की चिंता थी कि अगर वारिस पैदा नहीं हुआ तो संपत्ति नीरज के हाथ से चली जाएगी। मैंने पहले ही नीरज की संपत्ति शिवानी से दूर कर दी थी, क्योंकि तभी तो वो शिवानी
दिया के बच्चे के पीछे पड़ी थी ताकि अब उसका ध्यान बच्चे की तरफ ना जाए। मैंने वकील से लिखवा भी लिया था कि अगर दिया को कुछ हो जाए तो यह संपत्ति उसके बच्चे को दे दी जाए। इस फैसले के बाद मुझे चैन मिला। आज मैं बहुत दिनों के बाद चैन की नींद सोई थी, लेकिन रात के आखिरी पहर में अचानक मेरी नींद खुल गई तो देखा दरवाज़ा खुला था। मैं उठकर बैठ गई, पर यह देखकर दंग रह गई कि दिया अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मुझे बहुत चिंता हुई कि आखिर वो लड़की कहाँ चली गई। मैं जल्दी से उठी और कमरे से बाहर आ गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। छत पर नीरज के कमरे से बस थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गई। नीरज के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैंने अंदर झांका तो नज़ारा देखकर हैरान रह गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दिया ऐसा कुछ कर सकती है। आज उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। अब मुझे इस बात का अच्छे से एहसास हो गया था कि दिया मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत कर रही है। मैं अपनी बहू से कुछ नहीं कह सकी और अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैंने वापस आने के बाद दोनों पति पत्नी के बीच क्या हुआ मुझे नहीं पता। दिया सुबह होने से पहले ही कमरे में वापस आ गई थी, पर मैं सोती रही थी। सुबह जब मैं उठी तो मैंने दिया को बहुत उदास पाया। उसका चेहरा लाल निशानों से भरा हुआ था। मैंने कहा, दिया तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? वह रोने लगी और बोली, आंटी, जब आप रात को सोई थी तो नीरज आपके कमरे में आया था। वह मुझे अपने साथ चलने को कह रहा था। मैं नीरज के साथ उसके कमरे में गई तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने कहा, तुम उसके साथ क्यों गई थी? मैंने मना किया था। तो वह बोली, आंटी, मैं नीरज की बात को रद्द नहीं कर सकती। वह मुझे बहुत प्यारा है। अगर परिस्थितियां अलग होती तो मैं दिया की बातें सुनकर उसे डांटती, पर अब मुझे पूरी सच्चाई पता थी। मैं बस समय आने पर सब कुछ बताना चाहती थी। अभी मैं नहीं चाहती थी कि दिया परेशान हो और मेरे होने वाले पोते के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। हम सब ने साथ में नाश्ता किया। बातें करते करते मुझे नींद आने लगी और मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। पता नहीं मैं कितनी देर से सो रही थी। बाहर से आ रही आवाज़ सुनकर जब मेरी आँख खुली तो मैं बाहर आई और मेरे सामने एक अजीब सा नज़ारा देखा। मेरा बेटा दिनेश मेरे सामने खड़ा था और कह रहा था, मम्मी, आपकी बहू हमारी अलमारी से सारे जेवरात ले गई है। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और सोफे पर गिर पड़ी। फिर हिम्मत करके मैं नीरज के कमरे में गई। टेबल पर एक डिवोर्स पेपर पड़ा था और नीचे एक पेपर और पड़ा था जिस पर लिखा था, आंटी, आप बहुत अच्छी महिला हैं, इसलिए आपको मैं हर बात सच बताना चाहती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि तुमने अपने पागल बेटे से मेरी शादी करके मुझे बहुत सताया था। मैं किसी और से प्यार करती थी। मैं उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं कर सकी थी। मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया था, पर मैं सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं जी सकती थी। मेरे प्रेमी वरुण ने मुझसे कहा था कि सब कुछ अपने नाम करवा लो, इस शादी का फ़ायदा उठाओ। फिर जैसा वरुण मुझसे कहता रहा मैं वैसा करती रही। उसने मुझे कहा था कि तुम अपने चेहरे पर मेकअप लगवाओ, ऐसे निशान बनवाओ जैसे नीरज तुम्हें प्रताड़ित करता है। मैंने उसकी बात मान ली। ये बात मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। तुम मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगी। वैसे तो मैंने नीरज को शादी की पहली रात ही डरा दिया था और वो मुझसे बहुत दूर रहता था। उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो मुझसे बात कर सके। वैसे तो मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी। तुमने प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं वरुण के साथ चैन की ज़िंदगी जीऊँगी। ये खत पढ़कर मैं कांपने लगी थी। मैंने कल रात नीरज के कमरे में दिया को देखा था। वो मेकअप से अपने चेहरे पर निशान बना रही थी। मैं उसकी सच्चाई जानती थी, पर अपने पोते की वजह से चुप रह गई थी। पर पोता कहीं था ही नहीं। ये झूठ है। दिया ने हम सबको नाश्ते में नींद की गोलियां दे दी थी। जब हम सब सो गए, उसने आराम से अपना नाटक पूरा कर लिया था। दिनेश कहने लगा, मम्मी, तुमने शादी की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा, शिवानी ने मुझे बताया था कि नीरज ने एक गुड़िया पकड़ रखी थी। वो शिवानी से कह रहा था कि ये मेरी दुल्हन है, और शिवानी डर गई थी कि इससे मेरे बच्चे के दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए शिवानी ने मुझसे कहा कि वो घर छोड़कर जा रही है। मैंने उसे जाने से रोका था। दिनेश बोला, मम्मी, ऐसी परिस्थिति में तो आपको नीरज के लिए दुल्हन नहीं बल्कि गुड़िया लानी चाहिए थी। आपने बहुत गलत किया। मैं चुप हो गई। दिया ने नीरज का हिस्सा छीन लिया था। अब नीरज और मैं दिनेश पर बोझ बन गए थे, लेकिन वो हम दोनों का बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी मुझे उफ भी नहीं कहा। वो हम दोनों के साथ इज्जत से पेश आता है। अब मैं सोचती हूँ कि काश मैंने इतनी जल्दबाजी ना की होती। मेरे लिए एक धोखेबाज लड़की से अच्छा था कि कम से कम नीरज की प्रॉपर्टी रह जाती। लेकिन दिनेश ने अपने भाई के इलाज में जी जान लगा दी और अच्छे से अच्छे अस्पताल में नीरज का इलाज करवाया। आज नीरज ठीक हो गया है और दिया को उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया और उसे छोड़ दिया, और आज दिया दर दर की ठोकरें खा रही है। दिया को उसकी करनी की सज़ा मिल गई थी। नीरज और दिनेश ने मिलकर अपनी खोई हुई प्रॉपर्टी फिर से हासिल कर ली थी। दिया को उसके भाई भी नहीं अपनाते। अब वो ऐसे ही भीख मांगती है। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या दिया के साथ ठीक हुआ? तो कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।